नमस्कार दोस्तों, हेलो बहादुरगढ़ में आपका स्वागत है। मैं सतीश टहलान और आज हम लोकसभा चुनाव की जो सरगर्मियां चली हुई हैं उसके 5 चरण हो चुके हैं और तकरीबन 429 सीटों का चुनाव अब तक हो चुका है। 114 सीटों का चुनाव होना बाकी है जो छठे और 7वें चरण में होना है। तो इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री धर्मपाल धनखड़ जी। धनखड़ साहब, स्वागत है आपका हेलो बहादुरगढ़ में। धनखड़ साहब 4 दशक से मीडिया की लाइन में हैं, बहुत मर्म समझते हैं राजनीति का, बहुत जानकार हैं, हरियाणा के मामलों के बहुत विशेषज्ञ रहे हैं राजनीति के ये। तो आज इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ माहौल देश के अंदर है और क्या कुछ माहौल हरियाणा में रहने वाला है। तो धनखड़ साहब नमस्कार सबसे पहले तो आपका। तो जैसे कि 5 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, 2 चरण का चुनाव बाकी है जिसमें हरियाणा के अंदर भी चुनाव होना है। तो ऐसे में क्या कुछ संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं? देखिए, संभावनाओं की बात जहां तक है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वोटिंग टर्नआउट क्या रहा है जी। और जहां तक लोगों की भावनाओं की बात है, इस वक्त जो है देश में एक बदलाव की लहर जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही है कि लोगों के बीच एक गुस्सा है जिसको वो लोग अगर वोटिंग टर्नआउट में परिवर्तित कर देती है तो निश्चित रूप से जो परिवर्तन है और परिणाम है चुनाव के वो विस्मयकारी हो सकते हैं, जिसकी लोगों को अभी उम्मीद नहीं है। बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत में 400 पार का नारा देकर के एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो नैरेटिव पहले चरण के मतदान के बाद खत्म होता दिखाई दिया। अब प्रधानमंत्री खुद भी 400 पार की बात करते हुए नजर नहीं आते हैं। जी। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से नैरेटिव बदला है, हर चरण के बाद प्रधानमंत्री के जुमले और बयान बदले हैं, वो एक इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए कमजोर पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास आईबी, सीआईडी और तमाम तरह की खुफिया एजेंसियां और सर्वे एजेंसियां उनकी सेवा में हाजिर हैं और उन्हें तमाम तरह के आंकड़े मिलते रहते हैं। तो उससे मुझे यही लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री हर चरण के बाद अपनी बातें बदलते गए, अपने बयान बदलते गए और विकास, बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम मुद्दों से मुंह मोड़ते चले गए और अलग ही तरह की बहस करने की कोशिश करते रहे। अंत में हिंदू मुस्लिम तक आ पहुंचे, जो उनका पुराना स्टैंड रहा है, जो उनकी पहली डिमांड रही है कि धर्म के नाम पर लोगों को पोलराइज किया जाए, ध्रुवीकरण किया जाए मतदाताओं का, उसी पे आ गए। अब वो पाकिस्तान की बात करते हैं, अब वो विपक्ष के उन चीजों की बात करते हैं जो कही नहीं गई, न घोषणा पत्र में कही गई और ना वो अपने बयानों में उठाते हैं। अब उन चीजों की का जिक्र जो है प्रधानमंत्री लगातार लोगों के बीच कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी और उनके 2IC कहे जाने वाले अमित शाह भी जो है वो इसी तरह का जिक्र करते हैं कि हिंदुओं की भैंस खोज छीन ली जाएगी, हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। क्या ऐसा संभव है? तो सर वो तो कांग्रेस भी करती है। जैसे कांग्रेस के क्या दुष्प्रचार कर रही है कि यदि भाजपा की 405 सीटें आ जाती हैं तो वो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, जबकि इन चीजों का कहीं भाजपा के घोषणा पत्र में कोई उल्लेख नहीं है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने कही कि संविधान खत्म कर देंगे, लेकिन क्या संविधान बदलने के लिए किस संविधान को हटा के और मनु संहिता रख दी जाए, इस तरह का परिवर्तन होगा? परिवर्तन एक प्रस्ताव पारित करके, एक रेजुलेशन पारित करके आप परिवर्तन कर सकते हैं संविधान में। दिक्कत क्या है? आप अब मैं एक उदाहरण देता हूं। बीजेपी कहती है कि हम आरक्षण के समर्थक हैं। एक लंबे समय तक आरएसएस जो बीजेपी की मदर संस्था है
वो हमेशा कहती रही है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पे आरक्षण नहीं होना चाहिए, और अब वो भी कहने लगे कि आरक्षण के विरोधी नहीं है। तो ये तो अच्छी बात है ना कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। मैं पूछ रहा हूं ना, आर्थिक आधार पे आरक्षण, संविधान के तहत जो आरक्षण दिया गया था वो गरीबों के लिए नहीं दिया था, वो उन पिछड़े लोगों को दिया था, उन पिछड़ी जातियों को दिया था, उन निम्न जातियों को दिया था जो किन्हीं कारणों से, मैं किसी जाति विशेष को या किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो किन्हीं कारणों से पिछड़े रह गए थे जी, जिन्हें हमने या तो बेला उठाने में लगा दिया या और दूसरी तरह के घटिया काम करने में लगा दिया, या आदिवासी समाज जिसको आज तक हम मुख्य धारा में नहीं ला पाए जी। और जब गरीबी के आधार पर आरक्षण की बात आती है वो अलग विषय है। गरीब जो है हर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए यह भी अलग डिस्कशन का विषय है। मैं उस आरक्षण की बात कह रहा हूं जिसका विरोध किया जा रहा है, जो संविधान प्रदत्त है। क्या उन जातियों को, क्या उन पिछड़ी बिगड़ी या हर तरह से पतलित जातियों को हम अपने बराबर का दर्जा दे पाए? क्या आज तक हम उनको अपने बराबर में बैठाने की क्षमता रखते हैं? क्या आज तक हमारा व्यवहार उनके साथ वैसा ही है? आदिवासी समाज को हमने कितना मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया, और मेन स्ट्रीम में लेके भी आए, जंगल से निकाल भी लाए, तो उन्हें क्या काम दिया ये बताइए? उनको नौकर बनाया, उनकी बच्चियों को नौकर बनाया, 14-14, 15-15 साल की बच्चियों को घरेलू नौकर बनाया, उनका यौन शोषण हो रहा है, सब तरीके से हम उनका शोषण करने में लगे हैं। उनका जंगल छुड़वा दिया, उनकी जमीन छुड़वा दी जहां वो काम करते थे, जिसपे वो निर्भर थे। धनखड़ साहब, पिछले 2 टर्म से, पिछली बार रामनाथ कोविंद जी दलित समुदाय से थे, राष्ट्रपति बनाए गए थे। अब की बार द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो राष्ट्रपति हैं देश की। तो क्या ये एक संकेत नहीं है कि इनको सम्मान दिया जा रहा है? ये संकेत भारी है, इसको संकेत से ज्यादा मत समझिए जी, इससे ज्यादा नहीं है। द्रौपदी मुर्मू के गांव में खुद बिजली नहीं थी जब वो, उससे पहले वो गवर्नर भी थी, उससे पहले वो कुछ और पदाधिकारी भी रही है और बड़े पदों पर भी रही है। जब उनके गांव तक में बिजली ना पहुंची हो तो क्या कहेंगे आप? कौन सा विकास हो रहा है? अब हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले आरक्षण की, एक बात कहनी छूट गई है जी। आपने लेटरल एंट्री शुरू की आईएएस के लिए जी। आप क्वालिटी लेके आना चाहते हैं। 340 आपने आईएएस भर्ती की है, कौन सा रिजर्वेशन दिया? क्या 340 पदों की एवज में जो संवैधानिक रूप से पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, एससी एसटी के लिए जो आरक्षण मिलना चाहिए था, उनके पद कम नहीं हुए? क्या ये एक आरक्षण विरोधी मुहिम नहीं है? तो सवाल इस बात का है कि हम हर पिछड़े वर्ग को आगे लाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, केवल दिखावा करते हैं कि हम पिछड़ों के लिए भी करेंगे। हम, कोई भी सरकार रही है, इससे पहले की सरकारें भी ऐसा ही करती रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल मोदी सरकार ही ऐसा कर रही है, इससे पहले भी जो सरकारें थी वो भी विकास का एक दिखावा करती थी। अब उन्होंने जैसा कर्म किया वैसा लोगों ने उनको सजा दे दी, और अब लोग तो जो है अपने तरीके से विश्लेषण करते हैं, उसी के आधार पे वोट देंगे, उसी के आधार पे लोकतंत्र है। ये बड़ी खूबसूरती ये है इसकी कि जनता जो निर्णय लेती है वो अपने तरीके से लेती है, और किस तरीके से निर्णय लेती है आज तक कोई फार्मूला तय नहीं है उसका। जी, धनखड़ साहब, एक कहा जाता है कि ये चुनाव जो है मुख्यतः भाजपा और कांग्रेस का चुनाव है, और बल्कि भाजपा के बारे में तो कहा जाता है कि एक अकेला सब पे भारी, मोदी जी के बारे में। लेकिन जो भाजपा है वो 27 एलाइज के साथ चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस जो है 20 एलाइज के साथ चुनाव लड़ रही है। भाजपा ने 100 सीटें छोड़ी हैं अपने एलाइज के लिए, और कांग्रेस ने तकरीबन 200 सवा 200 सीटें छोड़ी अपने एलाइज के लिए। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं इसमें कि जैसे राजनीति के अंदर एलाइज की जो भूमिका रहने वाली है वो कितनी महत्वपूर्ण रहेगी? देखिए सतीश, बात यह है कि अभी आपने एक जुमला इस्तेमाल किया, नारे की तरह से जिसको इस्तेमाल किया जाता है कि एक अकेला सब पे भारी। भाई 303 सांसद दे रखे हैं जनता ने चुन के,
वो अकेला कैसे हो सकता है? जिसके साथ 27 छोटी पार्टियां हैं, वो अकेला कैसे हो सकता है? ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि एक नैरेटिव छोड़ दिया जाता है। और गोयबल्स का एक सिद्धांत है कि आप झूठ को इतनी बार दोहराइए कि वो सत्य लगने लगे। उसी का एक तरह से विस्फोट इंडिया में हुआ है, और वो सोशल मीडिया के जरिए, वो IT सेल के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने उसका बखूबी इस्तेमाल किया है। मैं दुरुपयोग नहीं कहूँगा, बखूबी इस्तेमाल किया है अपने हक में। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि इस तरह के जुमले निरर्थक हैं। जनता में आप नैरेटिव करने की कोशिश करते हैं, एक अकेला सब पे भारी, जैसे 400 पार, वैसा ही एक नारा है। और इस नारे का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कितना लोग प्रभावित होंगे, ये चुनाव के बाद पता लगेगा। आपको लगता है कि 400 पार की संभावना कुछ नजर आएगी? मुझे तो नहीं लगता है कि 400 पार भारतीय जनता पार्टी या NDA जाने वाली है। 370 भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। 370 रखने के पीछे क्या है कि 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई है जी। ठीक है, उसी को भुनाने के लिए 370 का नारा दिया कि भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें जीतेगी, जबकि ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं देता है। अगर हम बात करें, नॉर्थ से शुरू हो जाए और साउथ तक जाएं, तो नॉर्थ में पहले ही जो है भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर जगहों पर मैक्सिमम सीटें लिए हुए है जी। अब छोटा सा उदाहरण लीजिए, छोटी सी स्टेट है हरियाणा, 10 सीटें हैं और 10 की 10 बीजेपी के पास है, 10 की 11 तो होने से रही जी। 11वीं अक्सर चंडीगढ़ जोड़ते हैं, वहां भी बीजेपी है। तो फिर बढ़ाएंगे कहां से? बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं। राजस्थान में सारी सीटें इनके पास है, मध्य प्रदेश में एक छोड़ के सारी इनके पास है भाई, छत्तीसगढ़ में भी मैक्सिमम सीटें इनके पास है। पूरे हिंदी बेल्ट में यूपी बसता है, यूपी में 64 पहले से इनके पास है। तो यूपी में भी कहीं बढ़ने की ज्यादा गुंजाइश दिखती नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अलायंस बना है, इंडिया अलायंस, उससे मुझे लगता है कि काफी हिस्सा इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा चुनाव में लेने वाला है और दिखाई भी दे रहा है और इसका असर भी हो रहा है। और यूपी में तो एक और बड़ी चीज हुई है, आपको मैं ध्यान दिला दूं जी। यूपी में योगी आदित्यनाथ बहुत लोकप्रिय है जी। उनका बुलडोजरी न्याय, जो न्याय नहीं है, वो भी बहुत लोकप्रिय है। और यूपी की जनता योगी में अगला प्रधानमंत्री देख रही है। और एक साल से और उससे भी ज्यादा समय से, यानी जब से मुख्यमंत्री बने थे योगी, वो तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंख की किरकिरी है। और इस बार साल भर से ये चल रहा था कि अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी, तो वो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे। और इसके लिए तर्क देते हैं कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में ठिकाने लगाया, किस तरीके से वसुंधरा राजे को जो है यहाँ ठिकाने, राजस्थान में ठिकाने लगाया, किस तरीके से जो है हरियाणा में जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनते थे उनको ठिकाने लगा करके कहीं से मनोहर लाल खट्टर को निकाल लाए। और आज वही मनोहर लाल जो है बदल भी दिए गए। क्यों भाई, चुनाव से पहले ऐसा क्यों? तो अच्छा, ये जो आपने अभी हरियाणा पे हम लोग आ चुके हैं, तो आपने अभी मनोहर लाल जी का जिक्र किया, तो मनोहर लाल जी एक चेहरा थे हरियाणा में बीजेपी का पिछले 9.5 साल से जी। और चुनाव की दहलीज पे एक सेनापति, मैं उसको बोलूंगा कि एक सेनापति को बदल लेना, एक युद्ध, एक चुनाव युद्ध होता है एक किस्म से जी। तो एक बड़े महायुद्ध से पहले ही अपने सेनापति में बदलाव करना, इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए सतीश, वैसे तो पार्टी की अपनी रणनीति होती है जी। लेकिन इसके पीछे असल कारण जो है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार ने जी। जो कुकर्म की है
जिनसे लोग नाराज हैं, उस नाराजगी को, सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए मनोहर लाल को एक तरफ बैठा दिया गया जी। और सैनी को ले आए गए, नायब सैनी को। और नायब सैनी को लाने के पीछे ये है कि हमने पिछड़े को मुख्यमंत्री बना दिया। ये एक नैरेटिव करने की कोशिश है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, यह मेरा अपना अनुभव है, कि नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने से हो सकता है सैनी समाज के लोग बीजेपी के साथ जुड़े, लेकिन क्या मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री पद से हटाने से पंजाबी वर्ग, जिसको हम बोलते हैं हरियाणा में, क्योंकि जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर के आए थे 1947 के में, उन लोगों को यहाँ पंजाबी कहा जाता है और उसी समुदाय का प्रतिनिधित्व एक तरह से मनोहर लाल खट्टर को माना जाता है। तो क्या उस वर्ग में नाराजगी नहीं होगी? नहीं, एक बात और है धनखड़ साहब, नायब सिंह सैनी जब राजनीति में आए थे, बल्कि मतलब पैदा हुए थे, उससे पहले से ही अनिल विज राजनीति में सक्रिय है, काफी लंबा अनुभव उनका। तो उनको इस चीज़ की भनक भी नहीं थी कि सरकार जा रही है और ऐसे बदलाव किया जा रहा है, तो वो उस चीज़ से नाराज भी चल रहे हैं। तो एक इतने पुराने कार्यकर्ताओं पे विश्वास ना करना, तो कहीं ना कहीं ये उनका दोहन किया जा रहा है नेताओं का। जो पुराने नेता थे, जो रामविलास शर्मा जी थे, ओम प्रकाश धनखड़ जी थे, कैप्टन अभिमन्यु हैं, उनको लायक नहीं समझा कि चुनाव लड़ें वो हिसार से, और ऐसे ही अपने अनिल विज। तो चारों को जो मुख्य जो नेता थे संघर्ष के दिनों में हरियाणा में बीजेपी के, इनको कहीं ना कहीं साइड में कर दिया गया है जी। तो इसके पीछे क्या मंतव्य है कि ये हरियाणा में बीजेपी एक नई बीजेपी पैदा करना चाह रहे हैं? पहली बात, अभी जिस नारे का हम जिक्र कर रहे थे, एक अकेला सब पे भारी जी, वो एक अकेला सब पे भारी केवल बीजेपी में है, देश पे नहीं है। और बीजेपी में वो एक अकेला जैसा चाहता है वैसा चला करता है, और ये हरियाणा में भी साबित हो चुका है और ये अन्य प्रदेशों में भी साबित हुआ है। इसीलिए जो योगी आदित्यनाथ वाली बात कही कि उनको बदला जाएगा, और इस बात का इनको इस बार लोकसभा चुनाव में खामियाजा भी उठाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। तो जो अभी आपने बात कही हरियाणा की, ये निश्चित रूप से तानाशाही, और जो पार्टी के एस्टेब्लिश लोग हैं, भाई अनिल विज तो जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया था तब भी निर्दलीय जीते थे जी। तो इसका मतलब ये है कि जो लोकप्रिय है, किसी की भी लोकप्रियता एक अकेला जो सब पे भारी है उसको पसंद नहीं है। उनको जनाधार विहीन नेता चाहिए। अब मुझे बताइए, उत्तराखंड में पुष्कर धामी मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार गए जी, और फिर भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाए रखा। तो यहां ये कोशिश रहती है कि जितना कमजोर मुख्यमंत्री होगा वो उतना केंद्र के इशारे पर नाचेगा। तो यहां जो है रिमोट के जरिए दिल्ली से राज्यों की सरकार चलाने की जो कवायद है, असली मकसद ये है। और इसीलिए जो भी नेता जो साइडलाइन किए गए हरियाणा में, जिनको आप कह सकते हैं जिनके पास थोड़ा बहुत जनाधार था, जो हम बीजेपी के लिए हमेशा से, जब कुछ भी नहीं थी हरियाणा में, कोई अस्तित्व नहीं था, तब से लड़ते आ रहे थे, उनको साइड ट्रैक करने का यही मकसद था कि उन लोगों में ये गुरूर है कि भाई उनकी जनता में पैठ है, और जनता में पैठ वाला कोई भी नेता नरेंद्र मोदी को नहीं चाहिए तो उसकी शर्तों पर चाहिए। तो यही चीज जो है, आप बताइए कि एक ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसको लेकर के महिला पहलवानों ने इतना बड़ा आंदोलन चलाया, लेकिन उसके खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। जो कार्रवाई हो रही है वो कोर्ट के आदेश के ऊपर हो रही है। और अब जब देखा कि बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी है और इसका असर पड़ेगा, तो बेटे को टिकट दे दिया, उनको टिकट देने की बजाय, क्योंकि वो 5 सीटों पर भारी है, वहां पर बीजेपी नहीं है। अगर वो ब्रजभूषण शरण सिंह, उसका अपना प्रभाव है, वो बीजेपी छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में चला जाएगा तो भी उसमें
यानी वो 5 सीटें या 4 सीटें या 2 सीटें बचाने के लिए जी इतनी छोटी शर्त पर भी जो है, जब प्रधानमंत्री जैसा नेता झुक जाता है तो उसको क्या कहेंगे। मेरे ख्याल में उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। चलो, ये तो बात रही राजनीति की नेताओं की। अब हम आते हैं लोकसभा चुनाव पे ही, जो ट्रैक से हम जरा भटक गए थे। जी तो हरियाणा में पिछले 2 टर्म से 2019 और 2014 जी ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया है। 2019 में जो है 10 में से 9 सीटें, एक रोहतक को छोड़ के, और 14 में 10 में से 9 सीटें, और 19 में क्लीन स्वीप कर दिया। रोहतक की भी ये हार गए थे कांग्रेस जी। अब की बार आपको क्या माहौल नजर आ रहा है हरियाणा के अंदर? क्या वो क्लीन स्वीप जो है दोहराया जाएगा या कुछ उसमें से अंतर आने वाला है? देखिए, बीजेपी जो है वो लगातार हरियाणा में एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करती रही है कि वो बहुत अच्छा शासन दे रही है, लेकिन लोग देख रहे होते हैं कि लोगों को किस तरह से इंजेक्शन लगाए गए, किस तरीके से लोगों को परेशान किया गया, ये किसी से छुपा नहीं है। एक प्रॉपर्टी आईडी का उदाहरण ले लें कि एक प्रॉपर्टी आईडी ने पूरे हरियाणा के शहरी लोगों को, और शहरी क्यों, अब तो गांव के लोगों को लाइनों में लगा दिया। तहसील और नगर पालिकाओं की लाइन में लगे हैं, कहते हैं भाई पोर्टल पे सारी चीज है। पोर्टल पे मतलब आप पोर्टल पे कुछ करवाने जाएंगे, बेशक 10 रुपए फीस आपने निर्धारित कर रखी हो, लेकिन 100 रुपए से कम कोई भी अटल सेवा केंद्र वाला नहीं देता है। छोटे से छोटे काम का, और ज्यादा बढ़ेगा तो बड़ा लेगा ही लेगा। तो आप कौन सी सुविधा किस तरीके से दे रहे हैं, और जो प्रॉपर्टी आईडी है, पहली बात तो आपको बनाने की जरूरत क्या थी। दूसरी बात, बनाई तो उसमें 99% से ज्यादा गलतियां हैं, आपका मंत्री एक्सेप्ट करता है, और फिर आपने कंपनी को पेमेंट कर दी, और पेमेंट करके कंपनी आपने बैन कर दी। क्या मतलब है भाई? कंपनी को आपने सजा क्या दी? न उसको सजा दी, उससे उस पर कोई आर्थिक जुर्माना लगाया, न आपने उससे आईडी ठीक करवाई। आईडी ठीक करवाने के लिए लोगों को पैसे देने पड़ रहे हैं, लाइनों में लगना पड़ रहा है। इसी तरह की चीज जो है आपकी फैमिली आईडी है। फैमिली आईडी मैं समझता हूं बहुत बढ़िया चीज है अगर आप करना चाहें, लेकिन करेंगे कैसे, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? आपकी फैमिली आईडी में भी जानबूझकर गलतियां की गई हैं। जो आपने फैमिली आईडी बनाई उसमें भी गलतियां हैं। भाई लोगों ने खुद विवरण दिया, लेकिन आपने भरते वक्त गड़बड़ कर दी, तो उसके कारण भी लोगों को जो लाइनों में लगना पड़ा। आप जो है लगातार बुढ़ापा पेंशन या दूसरी सामाजिक सेवाएं जो हैं, जो जिस तरह की सहायता, सामाजिक सहायता दी जाती है, उसको लेकर के भी आपने बुढ़ापा पेंशन ही काट डाली लोगों को। कितने लोगों को जो है दुखी होना पड़ा। धनखड़ साहब, इन सब चीजों का लिंक हरियाणा की लोकसभा सीटों पे घटने बढ़ने पे क्या लिंक है? भाई सरकार यदि सामान्य रूप से लोगों को सुविधा दे पाने विफल रहती है, सरकार केंद्र की हो, बेशक कानून और व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार का मसला है, लेकिन आपकी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक ही पार्टी की है, तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से राज्य सरकार ने भी जो कुकर्म किए हैं उनका प्रभाव केंद्र सरकार के यानी लोकसभा के चुनाव पे पड़ेगा। और भाई आपने, आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने जो है अग्निवीर योजना लेके आए। अग्निवीर योजना 4 साल में एक युवा को आप रिटायर कर देंगे बिना किसी पेंशन की, बिना किसी सुविधा की। वो क्यों बॉर्डर पे लड़ेगा भाई? ऐसी कौन सी देशभक्ति जागेगी उसमें? कौन सी देशभक्ति का जज्बा आप पैदा कर देंगे अलग से? देश का जवान इसलिए बॉर्डर पे अपनी जान की परवाह ना करते हुए खड़ा रहता है दुश्मन की गोलियों के सामने, कि उसको पता है कि उसके पीछे से उसका परिवार, उसके माँ बाप, उसके बच्चे सुरक्षित हैं, उनको एक सुरक्षित माहौल मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है अग्निवीर योजना के तहत, ना आप उसको पेंशन देंगे। एक जवान भर्ती होता है फौज में, तो
उसके परिवार के 6 सदस्यों को मेडिकल सुविधा मिलती है। जी। आपने वो खत्म कर दिया एक झटके में। आप सेना की पेंशन एक झटके में खत्म करने जा रहे हैं। यही तरीका है ना। तो हरियाणा में बड़ी संख्या में जवान जो हैं वो भर्ती होते हैं फौज में। गांव से बच्चा निकलता था, 10वीं पास करता था, 12वीं पास करता था, तैयारी करता था, फिजिकली साउंड होता था और फौज में भर्ती हो जाता था और परिवार का सहारा बनता था। और पेंशन आकर के वो 2 भैंस पाल के और छोटी मोटी खेती बाड़ी करके भी वो गुजारा कर लेता था। उसको ज्यादा जरूरत नहीं होती थी कि उसको आकर के वापस आकर के नौकरी ही चाहिए। लेकिन अब 4 साल का अग्निवीर, बड़ा बढ़िया नाम है, वो अगर आता है पेंशन तो क्या मिलेगा उसको? वो 10 लाख रुपया लेके आएगा, जिसमें से 6 लाख उसका अपना है बचाया हुआ। सरकार ने क्या दिया? 4 लाख। उस 4 लाख में या उस 10 लाख में वो आकर के अपनी शादी करेगा, बहन की शादी करेगा या घर बनाएगा? आप मुझे बता दीजिए। तो ये बहुत बड़ा नुकसान जो है केंद्र सरकार की नीति के कारण हरियाणा को हुआ है और इसका हरियाणा वासी जरूर किसी न किसी रूप में इफेक्ट करेंगे चुनाव को। अगर चुनाव लोकसभा का है, 10 सीटें हैं, मेरा सवाल पुनः मैं दोहरा रहा हूँ कि इस बार हरियाणा में क्या बीजेपी क्लीन स्वीप की पोजीशन में फिर से है? नहीं, बीजेपी 2019 दोहराने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं है और मैं उसी के कारण बता रहा था कि क्यों नहीं है। ये वो तो अपने पॉलिसी की बात की। हाँ। अब हम बात करते हैं आंकड़ों की। कितनी सीटों पे आपको लगता है कि बीजेपी का नुकसान है? जो पुराना रिकॉर्ड है वो बीजेपी नहीं दोहरा पा रही है। 2019 का वो जो है रिपीट नहीं कर पाएगी हरियाणा में, क्योंकि 10 की 10 सीटें बीजेपी को मिली थी। तो इन 10 की 10 सीटें इस बार नहीं मिल रही हैं। अब आते हैं कि कितनी सीटें मिल रही हैं। मैं ये कहूंगा कि फिलहाल आज की टाइम तक ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटों पे बढ़त दिखाई देती है। तो कौन सी सीटें? 2 सीटें? हाँ, और सिर्फ 2 सीटों पर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दिखाई देता है, बढ़त दिखाई देती है। कौन कौन सी सीटें हैं सर वो? और 6 सीटों पर कांटे की टक्कर है। जरा इसको इलेबोरेट करोगे चीजों को? जैसे आपने बताया कि 2 पे बीजेपी भारी है, 2 पे कांग्रेस भारी है और 6 पे टक्कर है। हाँ, तो इस चीज को जरा सीट वाइज इलेबोरेट करोगे आप? तो इस चीज को मैं इसी रूप में बता रहा हूं कि अगर हम देखें तो गुड़गांव सीट जो है जी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी भारी है। अच्छा जी। उसका कारण है राव इंद्रजीत के अपने संपर्क, उसकी अपनी छवि। राव इंद्रजीत की छवि बेदाग है, उस पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, उस पर यह भी आरोप नहीं कि उसने किसी को परेशान किया हो, बेशक किसी का काम ना किया हो। और उसका अपना प्रभाव, उसके अपने परिवार का प्रभाव है, उसके अपने बाप दादा का प्रभाव है। और जब आपने नोटिस किया हो कि जब हरियाणा मेवात में दंगा करवाने की कोशिश की, हिंदू मुस्लिम दंगा करवाने की कोशिश की शोभा यात्रा के नाम पे, तो इंद्रजीत ने ये कहा था कि भाई शोभा यात्रा में हथियार कौन लेके जाता है? वो जानते थे कि इस इलाके में जो है वो सांप्रदायिकता नहीं है, इस इलाके में हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं होता है, यहां करवाया जाना है। और उनका पहला स्टेटमेंट यही था। तो इसलिए उनको जो है एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जो धर्म नाम की चीज से ऊपर उठ करके काम करते हैं। तो इसलिए उनको मेवात में भी समर्थन मिल रहा है, उनको अहिरवाल में भी मिल रहा है। मेवात में काफी कम हो सकता है पहले की अपेक्षा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको मेवात से समर्थन नहीं मिलेगा। राज बब्बर चूंकि नया उम्मीदवार है हरियाणा के लिए और उनको मेवात में खासी लीड मिल सकती है। और यदि राज बब्बर बादशाहपुर और गुड़गांव विधानसभा क्षेत्रों में खासा मार्जिन नहीं ले पाते हैं तो उनके लिए सीट निकाल पाना मुश्किल है और राव इंद्रजीत को टक्कर दे पाना भी मुश्किल है। इसी तरह से करनाल सीट की बात करें, बेशक आज 9.5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद मनोहर लाल खट्टर को वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार बना रखे हैं, पसीना आया हुआ है चुनाव में। एक नया लड़का उसके सामने
चुनाव लड़ रहा है, यूथ कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट रहा है बुद्धिराज, दिवांशी बुद्धिराज, तो उस नए उम्मीदवार के मुकाबले भी जो है वो मनोहर लाल खट्टर को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि लोग ये मान रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर भी जो है वो सीट निकाल सकते हैं। पिछली बार रंगड़ साहब जो करनाल की सीट थी, शहरी सीट मानी जाती है, वो ऑल ओवर पूरे इंडिया के अंदर सेकंड हाईएस्ट मार्जिन से संजय भाटिया जीते थे वहां से जी। तो क्या आपको लगता है कि जो दिव्यांशी बुद्धिराजा है, कांग्रेस के कैंडिडेट है नया, ये विनिंग पोजीशन में आप सोच रहे हो कि नहीं है अभी? अगर वो मार्जिन कम कर लेता है, उस मार्जिन को कम लेके आ जाता है, तो क्या ये उसके लिए एक जीत नहीं होगी? मुझे ये लगता है कि मार्जिन थोड़ा बहुत कम नहीं करेगा, बहुत ज्यादा कम करेगा। अच्छा जी। और मनोहर लाल खट्टर के लिए ये सीट निकालना इतना आसान नहीं है जितना पिछली बार भाटिया ने निकाली थी जी। तो संजय भाटिया का इस बार विरोध भी बहुत हो रहा है, उसके फोटो तक हटा दिए गए हैं होर्डिंग से, उसका सब कुछ रोक दिया गया है और उसको इलाके में भी नहीं घूमने दिया जा रहा है। तो ऐसा क्या हो गया भाई? या तो जनता में संजय भाटिया को लेकर नाराजगी ज्यादा है जी। या भारतीय जनता पार्टी ही नहीं चाहती, या खुद मनोहर लाल नहीं चाहते कि उनके अलावा कोई हीरो वहां नजर आए। वो चाहते हैं कि मैं अकेला हूं, जैसे ऊपर अकेला है जी। तो अकेला सब पे भारी पड़ने वाली प्रवृत्ति जो है वो मनोहर लाल खट्टर में भी है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भी है। तो ये तो सीटें आपने बताई जो बीजेपी जहां स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, जी, विनिंग पोजीशन में है। कांग्रेस कौन सी 2 सीटें स्ट्रॉन्ग है हरियाणा के अंदर? कांग्रेस जो है रोहतक और सिरसा में स्ट्रॉन्ग मानी जा रही है जी। और रोहतक में स्ट्रॉन्ग होने का कारण एक तो अरविंद शर्मा जो वर्तमान विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। एक भी काम उनका ऐसा नहीं है जो ये गिनवा दें कि उनके 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धि है। दूसरी बात यह है कि उनका पार्टी नेता, उनकी पार्टी के नेता भी साथ नहीं दे रहे हैं जी। उसका कारण है कि रोहतक में मनीष ग्रोवर जो पूर्व मंत्री है, उनके खिलाफ इनका बोलना, बयानबाजी करना और बयानबाजी भी एक तरह से आर्थिक घोटाले के आरोप लगाना, आर्थिक रूप से लूट मचाने का आरोप लगाना, और जो कि मनोहर लाल खट्टर के खासम खास है और वो हमला जो है वो सीधा मनोहर लाल ने अपने ऊपर माना है। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए रोहतक शहर में भी दिक्कत है। दूसरा, माहौल एक बदला हुआ इस बार प्रदेश का है, तो वो जो सारे प्रदेश में माहौल बदला है उसका असर भी रोहतक में दिखाई दे रहा है और दीपेंद्र हुड्डा ने काफी मेहनत भी इस इलाके में एक बार लोगों के पास जाने के बारे में की है और वो लगातार लोगों के बीच रहा भी है। तो ऐसी स्थिति में जो है मुझे लगता है कि रोहतक में जो है वो कांग्रेस उम्मीदवार भारी पड़ेगा। और बताया जाता है, सुनने में आया है कि पार्टी जो है वो अरविंद शर्मा को टिकट नहीं देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को कहा कि अगर मुझे टिकट नहीं दिया गया तो मैं कांग्रेस का टिकट करनाल से ले लूंगा। और अगर वो करनाल से लड़ते हैं तो निश्चित रूप से मनोहर लाल की लुटिया डूब सकती थी। लेकिन तो स्ट्रॉन्ग है अरविंद शर्मा जी। स्ट्रॉन्ग का मतलब नहीं है, स्ट्रॉन्ग का ये कि जातीय गणित जो बनाते हैं। आज तक अरविंद शर्मा किसी अपने बलबूते पर एक चुनाव जीते हैं। हाँ, वो 96 में जो उन्होंने निर्दलीय जीता था सोनीपत से, बाकी तो वो पार्टी की हवा में जीते हैं। ये पार्टी बदली, इसकी हवा चल रही है, उसकी पार्टी बदली, उसकी हवा चल रही है। और इस बार भी वो वही होता कि हवा परिवर्तित हो रही है हरियाणा में और दिख भी रही है कि बदली हुई है। 96 के बाद में उन्होंने ना 2 चुनाव और भी लड़े हैं, एक 98 में सोनीपत से ही निर्दलीय और 99 में रोहतक से भी निर्दलीय, लेकिन दोनों बार ही वो जमानत बचाने में भी नाकामयाब रहे। हाँ, मैं तो बताया ना कि जिस तरीके से एक बार जब वो अपने बलबूते पर जीते थे, लेकिन बाकी तो उसके सारे चुनाव जो जीते हैं
वो अपने बलबूते पे नहीं है, पार्टी के ऊपर है। तो अगर उसको बीजेपी टिकट ना देती और वो करनाल से कांग्रेस का टिकट ले भी लेते तो निश्चित रूप से वहां खेल हो सकता था। तो ऐसे में आपको ये नहीं लगता कि यदि अरविंद शर्मा रोहतक से जीत जाते हैं लगातार दूसरी बार, तो वो इन भविष्य में हरियाणा में एक मुख्यमंत्री का एक स्ट्रॉन्ग चेहरा बन के उभरेंगे? अगर इस सब के बावजूद भी जीतते जी। हैं, निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि वो खुद जनाधार वाले नेता है। जी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उनका जिस तरह का कार्यकाल रहा है और सांसद बनने के बाद जो उनका क्रियाकलाप रहा है, वो कोई सर्वसम्मत नेता के रूप में उभरने जैसी स्थिति में नहीं दिखाई देते। ये मेरा अपना पर्सनल निजी रूप से मानना है, अनुभव है कि भाई जो आदमी एक तरह से सांसद बनने के बाद अगर अपने इलाके की जनता के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, या आपको जो एमपी लैंड फंड मिला है उसका भी आधा नहीं खर्च कर पाते हैं, तो आप कोई बड़े पद या बड़े चेहरे के रूप में उभरना मुझे नहीं लगता। चलो, ये तो होगी 4 सीटें हरियाणा जो कांग्रेस की जो एक स्ट्रॉन्ग सीट है। दूसरा अभी सिरसा की बात भी रहती है। जी जी। सिरसा में अशोक तंवर जब से बीजेपी में आए हैं जी तब से उनका जबरदस्त विरोध हो रहा है, ठीक है जी। और वो किसान जो नाराज हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। सिरसा में भी स्थिति रोहतक जैसी ही है, उनको भी भाजपा के स्थानीय नेताओं का साथ नहीं मिल रहा है। केवल गोपाल कांडा जो कि भाजपा में नहीं है, लोपा में है, बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, उनके अलावा बाकी कोई बड़ा नेता उनके समर्थन में वहां दिखाई नहीं देता है। और ग्रामीण इलाकों में शैलजा जो है वो अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए है और शहरों में जो एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के प्रति उसका फायदा भी उनको मिल रहा है। तो इन 2 सीटों को जो है पर कांग्रेस की बढ़त आती जा रही है। इसके अलावा जो 6 सीटें बच गई, आपने कहा जहाँ टक्कर है, तो 6 सीटों में ऐसी कौन सी सीटें हैं जहाँ पे टक्कर है और किस पे कांग्रेस भारी है या किस पे बीजेपी भारी है? या एक अभय चौटाला भी कह रहे हैं कुरुक्षेत्र में अच्छी तगड़ी फाइट दे रहे हैं कुरुक्षेत्र अंदर, तो क्या कुछ संभावना नजर आती है उसमें से कि इनेलो भी कोई एक सीट निकाल पाएगी? अभी तक कह नहीं सकते, क्योंकि अभय चौटाला बेशक बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा चुनाव वहां से लड़ रहे हैं और खूब मेहनत भी कर रहे हैं और उन्हें किसान यूनियन के चढ़ूनी गुट का खुला समर्थन भी मिला है और दूसरे किसान संगठन भी समर्थन उनको दे सकते हैं। लेकिन वह जो टक्कर है अभी भी जो मानी जा रही है वो एक तरह से त्रिकोणीय संघर्ष माना जा रहा है। लेकिन इस त्रिकोणीय संघर्ष में भी एक परसेप्शन जो जनता के बीच है वो ये है कि टक्कर जो है जो नवीन जिंदल और आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता के बीच होगी। लेकिन नवीन जिंदल जिस तरीके से चुनाव मैदान में हैं या इस बार उनका जो जेस्चर दिखाई देता है वो चुनाव लड़ने जैसा नहीं लग रहा है। वो ऐसा लग रहा है जैसे वो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की और उनको कहीं उस तरीके से लोगों का समर्थन भी नहीं मिल रहा है और आम आदमी उनसे सवाल पूछ रहा है, लगातार घेर रहा है। इसकी वजह से वो पिछड़ते हुए लग रहे हैं। अच्छा, एक बात और धनखड़ साहब, अभी जब नवीन जिंदल की बात आई है, नवीन जिंदल को कांग्रेस में थे पहले जी, टिकट मिलने से आधा घंटा पहले वो कांग्रेसी थे, अचानक से उनको टिकट दे दी जाती है बीजेपी की और वो बीजेपी की नीतियों में आस्था व्यक्त कर देते हैं। तो ये बीजेपी ने किसी पार्टी की भी आस्था तो ऐसी होगी कि जैसे कोई टैबलेट होती है आपने गट की और आपने अंदर समाहित कर लिया पूरी नीतियों को पार्टी की। और इस तरीके से हरियाणा की 10 में से 6 सीटों पे जो कांग्रेसी उम्मीदवार हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये दल बदल का खेल पुराना है जी। और हरियाणा में तो समझिए कि 1966 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना उसके बाद से शुरू हो गया था और बड़ा भयानक खेल रहा है। यहाँ तो पूरी सरकार रातों रात जो है वो एक पार्टी की छोड़ के दूसरी की, इसी का नाम राजनीति है। इसी को राजनीति की पीएचडी भी कही जाता कहते हैं कि भाई भजन लाल तो राजनीति का पीएचडी है। उन्होंने जो है वो रातों रात लोकदल की सरकार जो है वो कांग्रेस की बना दी
और अपने 40 विधायकों को लेकर के कांग्रेस में शामिल हो गए थे। और उस वक्त हम कहा करते कि अली बाबा और 40 चोर। तो इस तरह की रिपोर्टिंग करते थे हम, या पढ़ने को मिलती थी। तो ये चीजें जो है लगातार बदल रही हैं। अब जो बीजेपी ने कांग्रेस से उम्मीदवार लिए, तो निश्चित रूप से जाहिर सी बात है कि बीजेपी के पास यहाँ नेता नहीं है कि 10 लोगों को टिकट दे सकें। ऐसे नेता वो खड़े नहीं कर पाए हैं, और जो नेता थे उनको उन्होंने साइड कर दिया है। जी, अभी जो कहा जा रहा है कि मोदी जो है आज तक के सर्वकालीन लोकप्रिय नेता है देश के, तो क्या बीजेपी को अपने किसी सामान्य कार्यकर्ताओं को इस टाइम टिकट देके ओबलाइज नहीं करना चाहिए था? निश्चित रूप से करना चाहिए था। और जब एक अकेला सब पे भारी है और कमल का चिन्ह चुनाव निशान है और 400 पार का निशाना है, तो किसी भी सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दे करके खड़ा किया जा सकता था। जैसे पिछली बार जो है वो करनाल से संजय भाटिया को दिया गया था, किया जा सकता था, क्यों नहीं किया जा सकता था। लेकिन कार्यकर्ता हैं कहाँ ऐसे, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो कितने लोगों पर विश्वास करता है, कितने पर नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का एक ही लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से सीट निकालना, जीतना, और जीत ही उनका लक्ष्य है। और यही उनकी सफलता का अब तक का जो मूल मंत्र है। कि इसी तरह से वो बृजभूषण को क्यों नहीं दरकिनार कर पाते। वो टैनी जो केंद्रीय मंत्री थे, अजय मिश्रा नाम है क्या, अजय मिश्रा टैनी, हाँ, तो उसको क्यों टिकट दिया, उसको क्यों केंद्र में रखा। भाई किसानों पर उसके बेटे ने गाड़ी चढ़ाई, और प्राइमा फेसी रूप में उकसावा देने वाले भी वही थे। तो फिर अजय मिश्रा टैनी को क्यों नहीं हटाया गया? केवल इसलिए कि उसका उस इलाके में प्रभाव है और उसका जो है ना फायदा उठाना है। बृजभूषण जैसा 2-3 सीटों पर प्रभाव रखने वाले को जो है इतनी तरजीह दी जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर नरेंद्र मोदी का करिश्मा यही है कि वो हर उस व्यक्ति को तरजीह देते हैं, हर उस आदमी को बचा के रखना चाहते हैं जो सीट निकाल सकता है। यानी कि मैजिक जो है वो किसी पर्सनल इंडिविजुअल का होता है, पार्टी या किसी मोदी फैक्टर का। बिल्कुल मैजिक जो है वो सामूहिक रूप में पार्टी का दिखता है, लेकिन असल में मैजिक जो है वो पर्टिकुलर आदमी का भी है। चलो, ये तो बात हुई हमारे कुरुक्षेत्र की, हम लोग कर चुके हैं। हमारे रोहतक के पास की सीट है सोनीपत, यहाँ पे क्या कुछ संभावना है? सोनीपत सीट पे जबरदस्त मुकाबला है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी जो है वहां जीतने जा रही है या कांग्रेस ही जीतने जा रही है, अभी नहीं कहा जा सकता है। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4-5 दिन में जो है वो वहाँ स्थिति सुधारने से मेरा तात्पर्य है कि उन्होंने इलेक्शन जो है वो मैनेजमेंट का है। आजकल इलेक्शन जो है वो मैनेजमेंट का फंडा हो गया है, तो वहाँ मैनेजमेंट जो है जबरदस्त किया है। फरीदाबाद की बात कर लो, फरीदाबाद में जिस दिन टिकट डिक्लेयर हुआ कांग्रेस का, उस दिन ये माना जा रहा था कि जो मंत्री है, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर, वो इस बार हार जाएंगे। तो वहां भी मैनेजमेंट जबरदस्त तरीके से चल रहा है। कितना सुधार कर पाते हैं वो अलग बात है। अब बात कर लें आपके हिसार की बात करेंगे तो हिसार में जो है इन्होंने निर्दलीय विधायक रणजीत चौटाला को जो है उम्मीदवार बनाया है। वहाँ कोशिश है कि देवीलाल की विरासत को बुनाया जाए। उनके परिवार से 3 सदस्य लड़े हुए ना चुनाव। तो मैं वही कह रहा हूँ कि उनको जो है अपनी जो बहुरानियां हैं उनसे ही पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा है। उनके लिए बड़ी कठिनाई पैदा कर रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि भाई जो देवीलाल का वोट बैंक है वो बहुरानियां भी थोड़ा थोड़ा लेंगी, और बहुरानियां जितना लेंगी, अगर ज्यादा ले लिया तो ये भी कहते हैं कि अगर बहुरानियों ने ज्यादा हिस्सा ले लिया तो वो जीत भी जाएंगे। उलटबाजी है ये राजनीति की। तो हालांकि वहां भी जयप्रकाश जो है अच्छा खासा, कांग्रेस के जयप्रकाश जो वो अच्छा खासा इलेक्शन लड़ रहे हैं और बढ़िया टक्कर दे रहे हैं। और वो भी चाहता है कि देवीलाल परिवार के 3 सदस्यों को एक साथ पटकनी दूं। ये उसकी भी इच्छा है। तो
ये इस तरह का चल रहा है। जैसा कि भिवानी में क्या सीन है? भिवानी महेंद्रगढ़ सीट है जो, हाँ, बाकी बचा भिवानी महेंद्रगढ़। भिवानी महेंद्रगढ़ में बड़ा रोचक इलेक्शन हो रहा है। पहली बार धर्मवीर सिंह को जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि धर्मवीर सिंह लोकप्रिय नेता रहे हैं, जमीन से जुड़े रहे हैं, लोगों के साथ जुड़े रहे हैं। और अगर एमपी लैंड फंड की बात करें तो एमपी लैंड फंड का भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो अलाट हुआ उसका सबसे ज्यादा उनको अलाट हुआ और सबसे ज्यादा का इस्तेमाल उन्होंने किया। और लोकसभा में सबसे ज्यादा सवाल पूछने का रिकॉर्ड भी उनका है। तो अगर परफॉर्मेंस वाइज देखें तो कहीं कमजोर नहीं पड़ते, लोगों के बीच भी रहे हैं। लेकिन जो किसान आंदोलन के बीच के दौरान उन्होंने जो चुप्पी साधी, सच के साथ नहीं आ पाए या एक सेंटेंस भी सच नहीं बोल पाए। जैसे राव इंद्रजीत ने जब वहां दंगा फैलाने की कोशिश की नूह में, उसके ऊपर एक ही लाइन में बोल दिया कि भाई शोभा यात्रा में हथियार कौन लेके जाता है। तो अगर थोड़ा बहुत पक्ष इन्होंने भी किसान आंदोलन का लिया होता, पहलवानों का लिया होता, तो संभवतः आज ये स्थिति इनके साथ भी ना होती। तो वहाँ जो है बड़ी टफ फाइट है। कांग्रेस उम्मीदवार जो है राव दान सिंह, किरण चौधरी का भी बयान कल आया था कि मेरे को अपमानित किया जा रहा है, मेरे को बताया नहीं जा रहा है कैंपेन के बारे में। तो क्या उनका जो ये भूमिका रहने वाली है वो प्रभाव नहीं डालेगी कांग्रेस कैंडिडेट के प्रदर्शन? देखिए, प्रभाव तो डाल ही रही है। मैं ये मान रहा हूँ कि जो लोग अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं जो टिकट से वंचित रह गए हैं, वो जिनको टिकट मिल गई उनके साथ भीतरघात करने की स्थिति में हैं। और यह हमेशा होता भी आया है कि पूरा साथ कोई नहीं देता है। तो किरण चौधरी भी पूरा साथ नहीं दे रही है और वो भी अपनी खाल बचाने के लिए, क्योंकि हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने साफ बोल दिया है, सबको बता भी दिया है और एक तरह से सर्कुलर जारी कर दिया है कि भाई जिस पार्टी के जिस व्यक्ति के इलाके में सांसद हार के निकलेगा जिस हल्के से, वहां के नेताओं को टिकट के बारे में मुश्किल हो जाएगी। ये सामने आ रहा है। तो किरण चौधरी का जो बयान मुझे लगता है, क्योंकि राव दान सिंह जो है उनसे मिल चुका है, उनसे बात भी कर चुका है, बंसी लाल का और परिवार भी उनके साथ दिन रात लगा हुआ है, तो उसके लिए अपनी चमड़ी बचाने के लिए, स्किन सेव जिसको बोलते हैं, वो प्रयास उनका ये बयान है, इसके पीछे लगता है। अब एक सीट बच गई है अम्बाला की। अम्बाला सीट पे जो है वहाँ भी इलेक्शन जो है वो फूलचंद मुलाना का बेटा लड़ रहा है। उम्मीदवार अच्छा है, विधायक के तौर पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस अभी तक की उनकी रही है और इलाके में प्रभाव भी है। और बंतो कटारिया जो रतनलाल कटारिया पूर्व सांसद की, स्वर्गीय सांसद की जो वाइफ पत्नी है, विधवा है, उनको टिकट बीजेपी ने दिया है। तो वहाँ भी जो है कुछ दिक्कत जो है ना, जैसे करनाल में दिव्यांशु बुद्धि राजा के सामने आ रही है या अम्बाला में वरुण मुलाना के साथ जो आ रही है, वो यही है कि पार्टी की तरफ से फंड की जो कमी है वो दोनों जगह दिख रही है, परिलक्षित हो रही है। वरना अगर पार्टी का फंड मिले तो निश्चित रूप से करनाल से जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस उम्मीदवार त्रिलोचन सिंह, तो त्रिलोचन जी को भी के सामने भी यही दिक्कत आ रही है कि फाइनेंस, पार्टी फाइनेंस जो है वो नहीं कर रही है, जिसकी वजह से अपने फाइनेंस से कितना इलेक्शन लड़ पाएंगे। ये दिक्कत करनाल विधानसभा में भी आ रही है कांग्रेस उम्मीदवार के सामने, ये करनाल लोकसभा में आ रही है और ये अम्बाला लोकसभा में भी दिखाई दे रही है। बाकी जगह के उम्मीदवार अपना मैनेज कर रहे हैं, लेकिन पार्टी फंड इस बार जो है कांग्रेस की तरफ से जारी नहीं हो रहा है। उसके कारण उनके खाते सीज हुए थे पीछे, ये भी आपको पता है। और एक नेशनल पार्टी के खाते चुनाव के समय सीज किया जाना बड़ी गलत बात है और अलोकतांत्रिक क्रिया
इसको हम कर्म कहेंगे कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। और ठीक है कि पार्टी करेगी फंड जो भी अरेंज करेगी, जितना भी कर पाएगी, लेकिन कमी वास्तव में दिख रही है। ये तो आपने बताया कि 10 में से 2 सीटों पे बीजेपी स्ट्रांग है, गेन की पोजीशन में है, और 2 पे कांग्रेस गेन की पोजीशन में है। जी। तो बाकी 6 सीटों पे फाइट है। तो ओवरऑल स्कोर यदि हम देखें 10 में से, तो कितना कितना रहने वाला है? देखिए कितना कितना रहने वाला है ये अनुमान लगाया जा सकता है, ज्योतिष की तरह है तो नहीं बताया जा सकता। अनुमान ही चलते हैं राजनीति में। हाँ, तो वही है कि ये कह सकते हैं कि 5-5 भी रह सकते हैं, 6-4 भी हो सकता है, और 4-6 भी हो सकता है। तो ऐसा अभी तक जो है वो दिखाई देता है। अगले 2-3 दिन और बचते हैं चुनाव प्रचार के दौरान, और स्थिति बीजेपी को सुधारनी पड़ रही है, ना कि कांग्रेस को। बीजेपी ने तो अपना चौथे चरण की समाप्ति के बाद में हरियाणा में सब कुछ झोंक दिया है अपना। जी। पहले इन्होंने पिछले जो 4 चरण थे, इन्होंने सारे उम्मीदवारों को रखा टेस्टिंग मोड पे कि आप कितने लोकप्रिय हैं, आप में कितना मादा है, आप वो शो कीजिए। इनको विरोध झेलना पड़ा गांव के अंदर, इनको एंट्री नहीं करनी दी गई, इनसे जवाब नहीं बना। अब जो 4 चरण के बाद में बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व के जो बड़े नेता हैं, अमित शाह जी हैं, मोदी जी की भी रैलियां हुई हैं, नड्डा जी भी आ रहे हैं, राजनाथ जी भी आ रहे हैं, योगी जी भी आ रहे हैं। तो अब इन्होंने लास्ट के जो 5 चरण हो चुके हैं, अब वो पूरी ताकत झोंक दी है। अब उस ताकत के बूते पर वही तो कह रहा हूं कि कितना सुधार होगा बीजेपी की पोजीशन में, ये इस बात पे डिपेंड करेगा। जबकि कांग्रेस की तरफ से इस बार ना तो कोई केंद्रीय बड़े नेता आ रहे हैं, ना कोई रैलियां की जा रही हैं। ऐसा तो इसमें क्या लगता नहीं कांग्रेस कहीं के कमजोर सिद्ध हो रही है? देखिए कांग्रेस की कोई रणनीति है इसमें भी, मैं ये मान के चलता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इस बार टिकटों का वितरण किया गया उसमें किसी नेता विशेष की नहीं चली है। उसमें खास तौर पे जो है वो सर्वे पे ध्यान दिया गया है, जो सर्वे के तहत टिकटें जो है वो ज्यादातर दी गई है। तो मुझे नहीं लगता कि भूपेंद्र हुड्डा की चली है, मुझे नहीं लगता कि शैलजा गुट की चली है, ऐसा कुछ है नहीं। सर्वे के आधार पे टिकटें दी गई है। जी। अच्छा, अब एक इसी सिनेरियो में हम बात करते हैं, 2 मुख्य दल, कभी हरियाणा में जिसका शासन रहा करता, स्ट्रॉन्ग पोजीशन हुआ करती थी, लोकदल, देवलाल परिवार की पार्टी थी। अब उस पार्टी दो फाड़ होने के बाद में इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी, इन दोनों की भूमिका को आप इस चुनाव में कैसे देखते हैं, और इसके बाद चुनाव के बाद में क्या कुछ रहने वाला है? फिलहाल जहां तक इस चुनाव में प्रदर्शन की बात है, वो अगर संक्षेप में कहूं तो वोट कटुआ पार्टी के रूप में रहेगी, दोनों, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक सीट पे ठीक ठाक पोजीशन में आ सकती है इनेलो, बाकी कहीं नहीं है। जेजेपी, और उसके बाद जेजेपी का तो कहीं है ही नहीं। अच्छा जी, जेजेपी का तो भूल जाइए। जेजेपी से लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं, बीजेपी से भी ज्यादा जेजेपी से नाराज है। उसका कारण यह है कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट लिए चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, और बीजेपी के साथ राज में शामिल हो गए। लेकिन जब पहलवानों का आंदोलन हुआ, जब किसानों का आंदोलन हुआ, तो वो कहीं नजर नहीं आए, और उनका इस्तेमाल बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने वोट कटुआ पार्टी के रूप में राजस्थान में भी किया। और लोगों को यह पता था कि यह गठबंधन 6 महीने पहले टूट जाना है, और दोनों पार्टियों को यह पता था कि अलग अलग रहने में ही दोनों की भलाई है, एक साथ रहने में नहीं है, क्योंकि एक साथ रहने में ज्यादा मजबूत होने वाली नहीं थी बीजेपी, या ये कहे जेजेपी को फायदा हो सकता था थोड़ा बहुत, लेकिन बीजेपी को नहीं होना था। तो वो उस नुकसान से बचने के लिए दोनों को अलग अलग किया, ताकि बीजेपी विरोधी वोटों को बांटा जा सके। रणनीति सारी है। अब हम आखिरी सवाल पे आते हैं। ये तो हमने बात की देश के स्तर पे, प्रदेश स्तर पे। बहादुरगढ़ विधानसभा रोहतक लोकसभा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है जी। यहाँ से जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, लगातार 3 बार से मैं कहूँगा हार के जा रहे हैं जी। तो अब की बार क्या कुछ लग रहा है कि बहादुरगढ़ में कुछ इनका सुधार हुआ? क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने मेहनत की अब की बार बहादुरगढ़ में, मुझे नहीं लगता कि मैंने 20-22 साल में उनको, जब से वो राजनीति में है, कभी बहादुरगढ़ में इतना सक्रिय उन्हें देखा हो। तो क्या कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा अब की बार? निश्चित रूप से पड़ेगा, और ये प्रभाव जो है वो बहादुरगढ़ शहर में दिखाई भी दे रहा है।
तो मुझे लगता है कि इस बार कुछ उनकी स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा और वो जो पीछे हारते रहे हैं यहाँ से वो लीड लेके भी जा सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धर्मपाल धनखड़ जी। इनसे हमने जाना देश के अंदर क्या सिनेरियो रहने वाला है और प्रदेश में क्या सिनेरियो रहने वाला है। इनका कहना है कि प्रदेश में जो 400 पार का जो नारा है बीजेपी गठबंधन का वो नहीं पूरा होने वाला है और हरियाणा के अंदर भी अब की बार क्लीन स्वीप की कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। और ये भी हो सकता है कि 2 सीटें वो मान के चल रहे हैं कि जहां कांग्रेस स्ट्रोंग है, लेकिन ये जो आंकड़ा है ये बढ़ के 4 या 6 तक भी पहुंच सकता है। तो ये सब भविष्य के गर्भ में है, क्या कुछ होएगा। अभी 25 तारीख को चुनाव होगा, उसके बाद में हम दोबारा फिर से बैठेंगे। तब तक आप देखते रहिए हेलो बहादुरगढ़। नमस्कार।